नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यह उपन्यास जो गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखित वह अपना चेहरा उपन्यास कम हमारे जो समाज की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिनमें हम डेली रह रहे हैं, कार्य करते हैं, जिनके साथ दोनों हो सकते हैं। इसमें लड़का लड़की कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि आदमी ज़्यादा औरत पे उंगली उठाता है। यदि किसी से हंसते हुए बात करते हुए देखा है तब भी वो गलत है, चाहे वो उसका रिलेशन नहीं जान रहे हैं कि क्या है, मनसा नहीं जान रहे कि क्यों वो बात कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, लेकिन नहीं, उन्हें अपना ही बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ ही चश्मा चाहिए होता है, जिससे वो दूसरे को जज करते हैं। तो इसमें जो साहिबान हैं, जो कैरेक्टर हैं इसमें, रचना, उस पर उंगली उठाते हैं हर जगह, लेकिन अंत में उन्हीं के चेहरे को दिखाया गया है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। वह अपना चेहरा। क्या वह बहुत फास्ट थी? एकदम सीधी बात सुनना चाहती थी। मैं नहीं तय कर सका। मैं इत्मीनान में था। कंट्रोल बटन अपने हाथ में महसूस करता था और मैं अपना पूरा वक्त लेने वाला था, चाहे परिणाम कुछ निकले या नहीं। मुझे यही सुकून था कि केशव दास के साथ न सही, कम से कम यहाँ स्थिति को मैं मुट्ठी में पूरी तरह कसे था। आप जरूर पढ़ने में तेज रहे होंगे। वह थोड़ा सा हंसी। मैंने सिर हिलाया। किसी फिल्मी कलाकार की अदा में ऐसा लगा कि हमारे बीच कोई एक पुल हो, अब तक दबा हुआ था, पर अब धीरे धीरे उभर रहा था। खामोशी जो हमारे बीच आ बिछी, उसमें मैं आश्वस्त ढूंढता रहा। हम दोनों के बीच कुछ उग सकता था क्या? मैं आपकी कद्र करती हूँ, लेकिन अब आपके साथ इस तरह न आ सकूंगी। ठीक है, मत आइएगा, अभी तो कॉफ़ी पीजिए। मैं झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ और सिर्फ कॉफ़ी ख़त्म करने का इंतज़ार करता रहा। इन लड़कियों से संबंध बनाने के लिए बड़ा ही धीरज चाहिए। या तो वह श्रद्धा आदर जैसी बातें करती हैं, या कि जैसे अब यहाँ मेरे साथ आने की गिलानी में कुढ़ रही थी। कुछ देर खामोशी रही। मैं जब खामोश होता हूँ बेहद संजीदा दिखता हूँ। शक्ल ही ऐसी है। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं संजीदा हो गया हूँ, हालांकि मेरे लिए संजीदा होने की वहाँ कोई बात ही नहीं थी। जो हो, अब यह मेरी तरफ से देख देख कर और भी मुलायम होने लगी थी। देखिए, मुझे गलत ना समझिए। मैं चुप ही रहा। गलत सही की बात तो दूर, मैं उसे समझने की ही जरूरत नहीं समझता था। आप नाराज हो गए? वह चिंतित दिखी। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं समझती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन देखिए लोग क्या सोचेंगे। हाय है, मैं अपना सर थाम कर रह गया। देखो, तुमसे थोड़ा उम्र में ज़्यादा ही बड़ा हूँ, पर क्या सिर्फ इसलिए मुझे तुमसे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं? मैंने बात को काफ़ी तीखेपन से रखा, जो कि मुझे महसूस हुआ कि अनजाने में केशव दास की भाषा बोल रहा था। वह शायद ऐसी ही दलीलें पेश करता था। मैं लेखक हूँ, मेरे जज्बातों का विस्तार कितना है मैं स्वयं नहीं जानता। मैं सरासर झूठ बोल रहा था और भी आगे बोलता चला गया। ऐसी ही कई और लंबी चौड़ी पर बेकार की बातें बाजी खत्म थी ही नहीं। मैं इसी बहाने कुछ उन दलीलों की कारीगरी क्यों न देख लूं जो केशवदास के पक्ष में बैठती थी। वह सुने जा रही थी, कुछ चकित होकर, कुछ परेशान होकर, जैसे किसी बड़े रोल की तैयारी में हो। पता नहीं तुम क्या सोचती हो, पर मैं कभी उन सीमाओं तक नहीं जाऊंगा जिनसे तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचे या बदनामी हो।
और दूसरे, मेरे लिए कम से कम यह खेल बिल्कुल नहीं है, एक रूहानी ज़रूरत है, मैं कह सकता था। नहीं, खेल की बात नहीं, मैं सोचती हूँ इस सब का अंजाम क्या होगा, मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी। सबको अच्छा ही लगेगा। हमें सिर्फ अपनी प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। इंस्टिंक्टिव लिविंग। जो दिमाग की ज़्यादा परवाह नहीं करते, हर चीज़ सोचने लगो तो जीना क्या, बस सोचना ही रह जाता है। वह पस्त थी, शायद उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे वह एक ऐसी लड़की लगी जो एक अवरुद्ध जीवन की वजह से सुन्न हो गई थी और अब अपना सुन्न होना उसे स्वयं अखरने लगा था। एक आखिरी इम्तिहान था जो अब तक थोड़ा बहुत बांधे था। अब सामने कुछ नहीं था। जब तक इम्तिहान का नतीजा न आ जाता, उसमें सफल होने वाला उसका स्तर नहीं था। यह वह भी जानती थी, इसलिए सामने कुछ नहीं था जब तक उसकी शादी न हो जाती और वह बच्चे पैदा करने में न जुट जाती। चलो तुम्हें भेज आऊं, मैं चली जाऊंगी। वह अकेले कैसे जाने दूं तुम्हें? अरे 7 बज गए, बड़ी देर हो गई। कह देना कि कोई सहेली मिल गई थी, या इम्तिहान के बाहर निकलते ही एक सहेली मिल गई और वह घर ले गई। झूठ बोलना भी सिखाएंगे, होती है अपनी जगह। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो कभी कभार चलता है। नहीं, आप नहीं चलिए, डैडी देख लेंगे। तो क्या कहेंगे? कह देना रास्ते में मिल गए, भेजने चले आए। उन्हें तो मुझे धन्यवाद भी देना पड़ेगा। मुझे याद आया कि केशव दास ने ऐसा ही धन्यवाद रचना से मांगा उस दिन, जब मैं और अमरू उसके दफ्तर पहुंचे थे। आप बड़े हिम्मती हैं। मैं कोई चीज छिपाकर नहीं करता। क्या बात थी मेरी? एक लड़की के सामने आदमी कैसे रखता है खुद को, चाहे भड़ावट झूठ पर झूठ दागते चला जाना हो। वैसे तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारे घर से थोड़ा दूर पर ही छोड़ दूंगा। उसने यह तरकीब मान ली, यूं कि आगे कुछ संकोच नहीं दिखाया। मैंने एक स्कूटर ले लिया। स्कूटर में ठंडी हवा एकदम पैनी थी। उसने अपना दुपट्टा फैलाकर अपने सिर और छातियों पर लपेट लिया। मैं उससे थोड़ा सटकर बैठ गया। कुछ दूर चलकर उसका हाथ मैंने अपने हाथ में ले लिया और एक मुट्ठी सी बना ली। उसने मना नहीं किया। उसकी उंगलियां मेरी से लंबी थीं, गोरी गोरी। वे पतली उंगलियां और भी अच्छी लगती थीं। अगर इतना जाड़ा न होता तब वे कुछ मुरझाई सी लगती। हमारी उंगलियों की रगड़ से उठती आँच उस ठंड में सुखद थी। अब क्या करोगी जाकर? क्या? स्कूटर की आवाज़ में कभी काफ़ी ज़ोर से बोलना पड़ता था, पर वह अपना कान मेरे मुंह तक कुछ ज़्यादा ही ले आई थी। मैंने बात दोहराई। कोई खास उत्सुकता नहीं थी जानने की, बस सिर्फ कुछ बात करते रहना चाहता था, वरना क्या पता वह कुछ अनाप शनाप सोचती रहती। कुछ खास नहीं, आज तो पैर फैलाकर सोना है, उसने कहा। आगे एक अंधेरी सड़क आई। अंधेरे में उस सिमटाव में गोरी गोरी उसकी देह काफ़ी गहरी और चमकीली लगी। मैंने उसकी गर्दन के पीछे हाथ डाल दिया और उसे थोड़ा चिपकाया। वह कुछ सिकुड़ी हुई सिमट आई। मैंने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसके बालों की जड़ों की खुशबू लेता रहा। बाल जो उस दिन इतने अच्छे लगे थे। अगले अंधेरे में मैंने उसकी हथेली को ऊपर उठाकर चूम लिया। उसकी हथेली मेरी मुट्ठी में थी और वह शायद जानती भी थी कि उसके मुंह की तरफ ले जा रहा हूं। उसका हाथ बेजान सा मेरे मुंह तक आया था। आया क्या लाया गया, वह उदास थी। उस पर कोई खास गौर करने की ज़रूरत नहीं महसूस की मैंने। वह उदास है तो आगे नहीं मिला करेगी, और क्या। डैडी नाराज होंगे। बाप रे। स्कूटर से उतरते हुए वह कह रही थी, शायद दिखा रही थी कि वह बहुत अच्छी लड़की है। मुझे मज़ा आ रहा था इस ख्याल में ही कि केशव दास थोड़ा बहुत ही सही परेशान जरूर रहा होगा। रेशमा कहाँ रह गई?
इम्तहान तो 2 घंटे पहले खत्म हो चुका था, पर वह मेरा ख्याल ही था। केशवदास इस जैसी परेशानियों के लिए बहुत बड़ा बैठता था। छोटे मोटे हवा के झोंके तो उसके बड़े चौड़े दरवाजे से सपाट बह जाते थे आर पार। उसे फुर्सत भी नहीं होगी यह जानने की कि वह कहाँ रह गई। इतना बहुत होगा कि उसे मालूम हो कि रेशमा का आखिरी पर्चा था आज। कौन जाने इस वक्त केशवदास भी कहीं। मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। वह ताज्जुब की बात रही हो या नहीं, पर सच थी कि रेशमा से वह मुलाकात के बाद ही उसका ख्याल पानी की एक बूंद की तरह दिमाग से लुढ़क गया, जबकि और बातों की तरह उस सिलसिले को तो मुझसे और भी ज़्यादा चिपक बैठना चाहिए था। कम से कम रेशमा को लेकर मेरी मनः स्थिति योगियों जैसी थी। उस शाम के लिए न कोई पश्चाताप था, न आगे मिलने की योजना या उत्साह। वह भी शाम ही थी, सिर्फ एक शाम। आगे क्या मैं उससे मिलूंगा या नहीं? कुछ दिनों बाद मैं इस तरह का सोचता। ऐसा तो हो सकता था, पर उसी शाम लौटते हुए मैं उतना हटकर सारी बात को देखने लगा था। यह मेरी भी समझ के बाहर था। तीसरे दिन ही उसका फ़ोन आया ऑफिस में। क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ। वह हंसी एक साफ हंसी थी। उसने चेहरा हाल ही में साबुन से धोया होगा। बस यही तो बात है, आप बेहद दिलचस्प हैं। मैं सही कह रहा था। मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ। लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। अकेले आना पड़ेगा रात में। मैं अब भी चुप था। देखना चाहता था कि वह कहाँ तक खींचती है। वह अकेले घर जाने वाली थी तो चली जाती। मैं क्या उसका चौकीदार था? चुप क्यों है? वह लगभग चीखी उधर से। पहले सुन तो लूँ। तो क्या नहीं मिल सकते? आपने मिलने के लिए तो कहा नहीं। तो आप जैसे कुछ समझते नहीं। एकदम दिमाग से उतार फेंका और यहाँ हैं कि सामने ही झूल रहे हैं तब से। कहाँ पहुँचूँ? कितने बजे? उसी जगह जहाँ चाय पी थी, 6:30 बजे। मैं सोचने लगा, मुझे कहीं और तो नहीं जाना। वह एक तरफा हुक्म भी देने लगी थी, एक मुलाकात के बाद ही। ठीक है, हाँ ठीक है, सी यू देन। उसने फ़ोन रख दिया। मैं कॉन्वेंट के उस सीयू को कोसता रहा। मैं उसकी आंखों में झूलता रहा हूँ। जहाँ तक यह बात झूठी थी, खुदा न करे सच हो। उसका सच होना सोचकर मैं करीब करीब रो गया। केशवदास तभी सिर्फ औरतों से संबंध रखता है। ये अधकचरी लड़कियाँ, इनका जज्बातीपन तो कहीं भी ले जाकर पटक सकता है। मैं कमज़ोर था, न कैसे करता, जबकि उससे मिलने का एक और मौका मिल रहा था। वह अपने आप आ रही थी। नुकसान ही क्या था, बशर्ते कि वह गहरी बातों को सिर्फ जुबान हिला हिलाकर सूखे पत्तों की तरह झाड़कर नीचे गिराए। महसूस न करती हो? जहाँ तक ऐसा ही था, क्योंकि एक ही बार मिलकर वह झूलने वूलने की बात इस शहर में सिर्फ वही हो सकती थी जहाँ लड़की को चटे ब्याह की उम्मीद दिखती हो। मैं बेकार ही कतरा रहा था। मैंने अपने सारे पत्ते उसके सामने खोल कर रख दिए थे। यह भी नहीं छिपा कि मैं उम्र में उससे काफ़ी बड़ा हूँ और शादी वादी की बकवास में पड़ने का कोई इरादा मेरा नहीं है। इस पर भी वह मुझे प्यार व्यार के लायक समझती है तो बंदा हाजिर है। वह रोमांस के लायक तो थी ही। उस दिन उसके बाल बिखेरने के बाद मैंने ही उसके साथ ऐसी सैकड़ों शामों के ख्वाब देखे होंगे। शाम तक मैं स्मार्ट हो आया था और 6:30 बजे फाउंटेन के सामने उसके इंतज़ार में उसी जगह टहल रहा था जैसे यूनिवर्सिटी में अपने पहले प्रेम प्रसंग के दौरान किया करता था। मैं जल्दी नहीं पहुंचा था, वही देर से आ रही थी।
प्रतीक्षा करना भी उसका अधिकार हो गया था। एक मुलाकात में वही फाउंटेन था जहां उसने कभी उस तरह न मिलने की बात की थी। मैं करीब 6:45 उधर दिखाई दिया। उसका चेहरा ताजगी में चमक रहा था। देर हो गई, मैं हल्के से मुस्कुराया। काफ़ी देर से आई हो? उसने पूछा। नहीं, सिर्फ 10 मिनट से। हम अंदर गए। रेस्तरां का माहौल पुराना था। मैंने सोचा रेशमा याद रहे या न रहे, यह रेस्तरां जरूर दिमाग में चिपका रहने वाला था। खास तौर से उसका आवारापन, कुछ वैसा ही वातावरण जो लापरवाही से छोड़े गए बालों के इर्द गिर्द होता है। नीचे ऐसी कोई सीट नहीं थी जहां एकदम एकांत मिलता, और हम आज ज़्यादा एकांत को तलाश रहे थे, लेकिन वहां एकांत नहीं था। एकाएक मेज छोड़कर लोग बैठे हुए थे, बेजोड़े जिनसे यह रेस्तरां चलता था। सिर्फ एक मेज पर जरूर 2 से ज़्यादा थे, पर वह भी कोई यूनिवर्सिटी का ही गिरोह था। हम कुछ देर सोचते रहने के बाद ऊपर बढ़ गए। वहाँ सिर्फ 3 मेजें थीं। बीच वाली खाली थी। उसके सोफे फटे हुए थे। घिसाई काफ़ी होती होगी। उस दिन का वह काला गोरा जोड़ा याद आया। मेरी बगल में कहीं आधा बीके की बोतल औंधी पड़ी हुई थी। वेरा पानी रखने आया तो मैंने उसे टोका, क्या गंदा रखती हो, यहाँ देखो। मैं कुछ हिकारत भरी नज़र से देख रहा था। यह बात नहीं कि मैं पीता नहीं, पर मुझे डर था कि तब वहाँ लोग उस बोतल को मुझसे न जोड़ लें। वैसे भी ऊपर की सीटें इस हिसाब से खराब ही थीं, हम नज़र में जल्दी आ सकते थे। मुझे थोड़ा डर लगा, पर रेशमा के चेहरे पर वैसा कोई निशान नहीं था। क्या चलेगा? सिर्फ कॉफ़ी ही लाओ, मैंने वेरे से भी दोहराते हुए ही कहा। वह शायद ही हमारा आना वहाँ भूला हो उतनी जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।